Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first article here is related to the crowd mismanagement. We have seen RCB won the trophy, but उसके सेलिब्रेशन के लिए जब बैंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन के लिए जब ओकेजन रखा गया सेलिब्रेट करने के लिए, तो वहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुँच गए. उस स्टेडियम की कैपेसिटी वॉज लेस देन 40,000 एंड अगर हम प्रिसाइज रहें इट वॉज समवेयर नियर 36,000. लेकिन ऐसी जो कैपेसिटी जहाँ पर बहुत कम ही लोग आ सकते हैं, 2 लाख लोगों का पहुंच जाना और एंट्री पा जाना, दिस वाज अ मेजर मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसकी वजह से वहां पर एक स्टैम्पीड कोज हुआ एंड बहुत सारे लोगों की वहां पर जान गई है. तो ये जो आर्टिकल है दिस कैन बी रिलेटेड टू द जीएस पेपर 3 एंड वहां से पूछा जा सकता है कि हाउ सच सिचुएशंस कैन बी अवॉइडेड. क्योंकि इस साल एंड पिछले कुछ सालों में हमें बहुत सारे स्टैम्पीड के जो एग्जाम्पल्स हैं या जो इंसिडेंट्स है वो देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुंभ मेला, वहां पर भी स्टैम्पीड कोज हुआ. उससे पहले हथरस में एक सेंट के जो दरबार में हमें देखने को मिला एक स्टैम्पीड कोज हुआ. बहुत सारे लोगों ने वहां पर भी अपनी जान खोई. एंड अगेन ये जो एक इंपॉर्टेंट ओकेजन माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना गया बाय द आरसीबी फैंस. ठीक है, आईपीएल टीम है, आरसीबी फैंस के जो आरसीबी जो टीम के फैंस हैं वो सेलिब्रेट करना चाहते थे टीम के साथ. सो दैट इज वाई ऑल ऑफ देम रीच्ड इन द स्टेडियम. इसमें कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वो यहाँ पर हमें पॉइंट आउट करने हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं उसमें क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेजर चैलेंज हियर. सेकंड इज द ट्रेनिंग. जो पुलिस ऑफिशियल्स जो यहाँ पर अपॉइंटेड थे, वर दे ट्रेन्ड फॉर हैंडलिंग सच अ स्टैम्पीड. जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या उनकी ट्रेनिंग ऐसे करी जाती है कि अगर ऐसा केस, कोई स्टैम्पीड का केस, अगर कोई ओवरबर्डन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो तो उसमें कैसे हैंडल करना है. ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड ऑफिशियल्स. हमेशा एक साइड में जो एक टीम बी जिसको हम बोल देते हैं, हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए ऐसे ओवरबर्डन सिचुएशन में, ओवर क्राउडेड सिचुएशन में, कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर क्या किए जाने चाहिए, अपॉइंट किए जाने चाहिए. यहाँ पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 16,000 पुलिस ऑफिशियल्स अपॉइंटेड थे, लेकिन उससे ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स अगर अपॉइंट होते तो मे बी वी कैन से कि कोई डिसिप्लिन्ड यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता था. सेकेंड थिंग, यहाँ पर क्या वे फॉरवर्ड हमें देखने को मिल सकता है. सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे फायर इंसिडेंट्स होते हैं या क्राउड इंसिडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए. जिस हिसाब से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल आए उतने ही नंबर ऑफ एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर हमें बनाने चाहिए, सो दैट जस्ट इन केस ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो इन नियर फ्यूचर, वहाँ पर लोग बहुत जल्दी आसानी से खुले मैदान से एग्जिट ले पाएँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, एक क्लोस्ट्रोफोबिक सिचुएशन वहाँ पर डेवलप ना हो. राइट, सो दिस वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ से हमें बहुत सारे चैलेंजेस और यहाँ से बहुत सारी ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन कि हाउ वर सो मेनी of people allowed the entry in the stadium. ये हुआ ही कैसे? पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था. सेकंड थिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था इस समय पर जब इतने सारे लोग वहां पर एंट्री कर गए. एक और यहाँ पर केस लिया जा सकता है इन केसेस ऑफ सेलिब्रेशन. दूसरे केसेस में हम नहीं कर सकते ये चीज अप्लाई, लेकिन जैसे यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई ओकेजन है, तो उस केस में किया जा सकता है कि थोड़ा सा जो हीटेड अप जो एनवायरमेंट है उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने का समय दिया जाना चाहिए था. इट वॉज नॉट नेसेसरी कि सेलिब्रेशन बिल्कुल अगले ही दिन रखा जाए. इट कुड हैव बीन डिलेड. इसको 1 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए था कि ताकि जो बिल्कुल हीटेड जो यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एनर्जेटिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है फैंस का, उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने का समय यहाँ मिल जाता एंड मे बी सच क्राउडेड सिचुएशन यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती. बट येस, वी कैन नॉट से इट्स जस्ट द केस प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल सिटीजन्स की तरह से भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. So if we are aware of such crowded situation, we should, as a responsible human being, as a responsible citizen, we should also go back home so that एक ऐसी situation यहाँ पर avoid करी जा सके. Right? So let's move on to the next article. Okay, just a second.
यस तो यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पर ही एक आर्टिकल देखने को मिलेगा. यू कैन सी हियर रेल ब्रिज. यू कैन सी अ रेल ब्रिज हियर. सो दिस ब्रिज, दैट इज चेनाब ब्रिज on the river Chenab, it will be inaugurated today and it is the world's tallest railway bridge. चेनाब के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है, हालांकि ये बहुत सालों से बन रहा है, डेकेड से बन रहा है, लेकिन अब इसका इनॉग्रेशन का समय आ गया है एंड दिस विल बी इनॉग्रेटेड टुडे एंड इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज. अब ये ध्यान रखना है आपने, इसके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल हमें आगे देखने को मिलता है. राइट यहाँ पर हम देख सकते हैं मोदी पीएम टू इनोग्रेट कश्मीर फर्स्ट ऑल वेदर रेल लिंक विद दिल्ली टुडे. तो यहाँ पर जो चेनाब ब्रिज है उसका इनोग्रेशन होना है, जिसकी वजह से जो श्रीनगर और दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो ऑल वेदर ऑल टाइम यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी. यू नो दैट जम्मू कश्मीर में स्नो मंथ्स जो आते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, उसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी नहीं पहुँच पाते हैं एंड पीपल मूवमेंट भी वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है. तो इस वजह से जो सर्विसेज हैं लोगों के लिए, जो सिटीजन्स के लिए जो वहाँ पर सर्विसेज हैं वो टाइमली नहीं पहुँच पाती हैं, सो गुड्स भी नहीं पहुँच पाते हैं, इकोनॉमी भी शट डाउन हो जाती है. तो इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, ये रेलवे ब्रिज अब इनॉग्रेट हो गया है. तो इसकी हेल्प से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बूस्टेड एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो दैट जम्मू कश्मीर में देर आर वेरियस रिलीजियस प्लेसेज ऑल्सो. तो ये रिलीजियस या फिर हम बोले स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी इंक्रीज करने वाला है. यहाँ पर बताया गया है कि इट विल बूस्ट दी स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन शॉर्ट वी कैन से इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है, नई तरीके की यहाँ पर इकोनॉमी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि ऑल वेदर ऑल टाइम कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है इस ब्रिज की हेल्प से. साथ में यहाँ पर एक और ब्रिज का जिक्र किया गया है दैट इज अंजी खाद ब्रिज. जस्ट अ सेकंड, यस अंजी खाद ब्रिज. राइट ये जो ब्रिज है दिस इज ऑल्सो ऑन द रिवर, एक ट्रिब्यूटरी है अंजी जो कि चेनाब की ही ट्रिब्यूटरी है, उस पर ये ब्रिज ऑलरेडी बनाया जा चुका है. अगर इस ब्रिज की हम हाइट की बात करें तो ये 331 मीटर हाई है रिवर बेड से और ये 725 मीटर लॉन्ग है एंड ये यहाँ पर 96 हाई टेंसाइल केबल्स. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट केबल्ड जो आपको रेलवे ब्रिज है वो कहाँ देखने को मिलता है, केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, तो ये अंजी ब्रिज है. क्योंकि जो यहाँ पर ये चेनाब ब्रिज है ये भी केबल से ही बनाया हुआ है, आर्क ब्रिज है. इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट आर्क ब्रिज. लेकिन ये इसको हम ये फर्स्ट केबल स्टाइल्ड जो ब्रिज है वो नहीं बोलेंगे, केबल स्टेड ब्रिज नहीं बोलेंगे. दिस इज दी, इससे पहले ही क्या है अंजी ब्रिज इनोग्रेट हो चुका है, फंक्शनिंग में है. नाउ अगर हम इसके थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करें क्योंकि ब्रिजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो चेनाब रेल ब्रिज जो है इट स्टैंड्स एट 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड. 359 मीटर्स हाई है. ये बोला जा रहा है कि जो पेरिस में आईफिल टावर है उससे भी कहीं ना कहीं ये 35 मीटर्स हाई है. तो इतना ऊंचा ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है. साथ में इसमें क्या है, आर्क ब्रिज है. तो इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट आर्क ब्रिज, ये हमें याद करना पड़ेगा. इट इज मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड साथ में यहाँ पर इसकी जो विंड स्पीड है, जो विंड अगर 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर चले तो भी उसको क्या कर जाएगा, ये रेजिस्ट कर पाएगा, उसको सस्टेन कर लेगा. वहां पर उसमें कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं इवन एट सच हाई स्पीड ऑफ द विंड. राइट तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे जो कनेक्टिविटी है विद द जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें श्रीनगर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है. ऑल वेदर यहाँ पर ये रेलवे ब्रिज बनाया है, इसकी हेल्प से जो कनेक्टिविटी है, जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होने वाली है, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ने वाला है. प्लस यहाँ पर ये भी बात करी गई है कि इसकी वजह से जो हमारा श्रीनगर का हॉर्टिकल्चर है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. हॉर्टिकल्चर स्पेशली इन द केस ऑफ एप्पल एंड चेरीज. तो यहाँ पर जब वो उनकी डिलीवरी की बात आएगी तो वो ऑल टाइम हमेशा ऑल वेदर में ये डिलीवरी आराम से कर पाएंगे इन द मेनलैंड. राइट सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट दिस डाउन. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया है यहाँ पर आपके लिए. ओके एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसी पेज पे, दैट इज इलेक्शन कमीशन अपग्रेड सिस्टम टू क्रिएट इंडेक्स कार्ड फॉर एनालाइजिंग डाटा. इंडेक्स कार्ड क्या होता है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी क्या है, पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है. ये क्या है, इंडेक्स कार्ड क्या होते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी, मतलब यहाँ पर कोई लॉ नहीं बनाया गया है कि करना ही करना है. एंड ये क्या है, स्टैटिस्टिकल एक रिपोर्ट है, इलेक्शन के बाद ली जाती है, कितने वोटर्स आए, डेटाबेस एक तरीके से यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करी जाती है. ठीक है, तो ये जो इंडेक्स कार्ड है अब तक क्या होता था
इनको मैन्युअली किया जाता था, लेकिन अब ये जो इंडेक्स कार्ड है इनको ऑटोमेशन पे लगाया जाएगा, जिससे जो मैनुअल बर्डन है वो डिक्रीज होने वाला है, एंड जो रिपोर्ट्स है उसमें ऑटोमेशन आने की वजह से, उनको डिजिटाइज करने की वजह से एक हायर क्लास ऑफ जो रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंडेक्स कार्ड इज अ नॉन स्टैट्यूटरी पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, प्रमोट करता है एक्सेसिबिलिटी। अब जो वो डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक्सेसिबल किस किस को दिया जाता है, सभी स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है, रिसर्चर्स को दिया जाता है, एकेडमिशियंस को दिया जाता है, पॉलिसी मेकर्स को दिया जाता है, ताकि उसी हिसाब से क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सके। इलेक्शन कमीशन की भी एंड इन जनरल भी वहां पर जो परेशानी आई, कोई भी दिक्कत आई, वो उस डेटा में चढ़ाया जाता था। तो ये इंडेक्स कार्ड जो है वो पहले मैन्युअली भरे जाते थे, अब उसमें अपडेशन करके क्या कर दिया है कि इनको हम ऑटोमेशन पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इंडेक्स कार्ड स्टैट्यूटरी लॉ के अकॉर्डिंग मैन्युअली फिल किए जाते थे इससे पहले, नाउ अब उसमें डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन वो क्या है स्टैट्यूटरी है। तो आपको ध्यान रखना है दीज आर नॉट स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है कि किसी कानून के तहत कोई लॉ उसमें बनाया गया है, लेकिन ये किसी कानून के तहत नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी है। ये एक जनरल प्रैक्टिस है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं पोस्ट इलेक्शन, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। Just a second. What is new in Ladakh's? Next article is what is new in Ladakh's government job reservation policy. Yesterday we discussed it in very detailed process. तो वहाँ पर हमने सारे जो इसके मान्यूट चीज़ें दी गई थी कि हम यहाँ पर 85% रिजर्वेशन देखने वाले हैं लोकल्स के लिए, साथ में हम यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन देखने वाले हैं विमेन के लिए इन दी ऑटोनोमस हिल काउंसिल में। साथ में यहाँ पर देखा गया कि जो डोमिसाइल है 2019 से डेटिंग करके उसकी, तो 15 साल मिनिमम किसी भी आउटसाइडर को वहाँ पर रहना पड़ेगा डोमिसाइल लेने के लिए। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। साथ में यहाँ पर लैंग्वेजेस के लिए भी एक नया बिल लाया गया था, राइट। लैंग्वेजेस यहाँ पर जैसे कि हम बोल सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी एंड पुर्गी एंड जो यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेजेस है, 4 लैंग्वेजेस को बोला गया था कि उनको अब हम यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाले हैं लद्दाख की, ठीक है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। यस हियर इट इज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती एंड पुर्गी, ये 4 लैंग्वेजेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ये बिल्स आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि लद्दाख जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर जैसे 370 आर्टिकल के तहत जब पहले जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी अब उसका स्टेटहुड ले लिया गया था एंड उनको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। लद्दाख में 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ले एंड कारगिल। ले में मेजरली जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और कारगिल में मुस्लिम मेजॉरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये जो नोटिफाइड रेगुलेशंस कौन कौन सी हैं, लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन, लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। ये कुछ यहाँ पर लॉज दिए गए हैं। देन उसके बाद पॉलिसीज में क्या बताया गया है, वही 85% रिजर्वेशन है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि डोमिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या है जब जैसे ही यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद देखने को मिला था कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अब ये सेंटर के पास आ गई है तो सेंटर विल अलाउ वेरियस पीपल टू एंटर लद्दाख एंड दे विल टेक अप देयर जॉब्स, दे विल टेक अप द एंटायर लद्दाख एंड वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं मेजरली इन द लद्दाख रीजन वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। सो दैट इज वाई दे वर प्रोटेस्टिंग सो दैट दे कैन गेट सम रिजर्वेशन, सो दैट दे कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर देमसेल्व्स, नॉट टू सम आउटसाइडर्स, क्योंकि ट्राइब्स वहाँ पर क्या है उनको ऑटोनोमस रहने दिया जाना चाहिए। तो देवर आस्किंग फॉर अ सेपरेट स्टेटहुड, वो चाहते थे, वो नहीं बोल रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ ही रखो या जैसे भी, लेकिन हमें यूटी से क्या बना दिया जाए, स्टेट बना दिया जाए। प्लस सेकेंड चीज यहाँ पर क्या बताई गई है, they were asking to be included in the 6th शेड्यूल, जो कि स्पेशल होता है ट्राइबल एरियाज़ को रिकॉग्निशन देने के लिए, ट्राइबल एरियाज़ के प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर 6th शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें ऑलरेडी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमें जो स्टेट्स हैं वो देखने को मिलती हैं, ट्राइबल स्टेट्स अलग से उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ये चाहते थे लद्दाख को स्टेट बना के उसमें 6th शेड्यूल में भी इंक्लूड किया जाए। प्लस येस जॉब रिजर्वेशन, तो यहाँ पर ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही हमारा जो क्वेश्चन है उसको आंसर किया गया है, बाकी जो स्टेटहुड की डिमांड है, प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 6 जो हमारी डिमांड थी वो अभी तक यहाँ पर नहीं पूरी करी गई है।
देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूटीज हैं वहाँ पर 15 साल का डोमिसाइल का 15 साल का आपको यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा कि आप 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। देन 10% कोटा दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अलग से, तो 85 प्लस 10% टोटल 95% रिजर्वेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बोले कि इट इज़ द हाईएस्ट रिजर्वेशन इन एनी ऑफ द स्टेट और इन एनी ऑफ द रीजन, किसी भी यूटी और स्टेट को हम मिला के भी देखें, मेघालय की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी 80-85% ही रिजर्वेशन बचती है। लेकिन इस आर्टिकल से हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो रिजर्वेशन है लद्दाख में दैट हैज क्रॉस्ड 90%, दैट इज 95% नाउ। देन सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 2 लाख है, 2,74,000 है, 80% ट्राइबल्स ही हैं इसमें, और जो मेजॉरिटी जो ले है उसमें बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है एंड मुस्लिम पॉपुलेशन मेजरली कारगिल में रहती है। एंड साथ में अनदर रिसेंटली नोटिफाइड पॉलिसी सेड दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन द हिल काउंसिल ऑफ लेह विल बी रिजर्व्ड फॉर द विमेन। अब यहाँ पर विमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा एंड साथ में ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूटी हैव बीन डिक्लेयर्ड इंग्लिश, हिंदी एंड भोती एंड पुर्गी, राइट। देन पॉलिसीज नोटिफाइड क्यों करी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनकी डिमांड थी कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके यहाँ पर लैंड है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर आउटसाइडर्स का यहाँ पर रोल ना रहे, वो आके यहाँ पर डोमिनेट ना करने लग जाएं और इनको माइनॉरिटी ना बना दें, बिकॉज ऑलरेडी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहे थे एंड उस प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के लिए ये जो नए रेगुलेशंस हैं ये लाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर साथ में एक आर्टिकल 35 की भी बात करी गई है। यहाँ पर बोला गया है कि जो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, locals and a former BJP MP also demanded restoration of protection as granted under Article 35A, कि जैसे 35A में प्रोटेक्शन हमें दी गई थी वैसे ही प्रोटेक्शन यहाँ पर हमें दी जानी चाहिए। आर्टिकल 35A स्पेशली क्या बोलेगा, परमानेंट रेजिडेंट्स इन द फॉर्मर स्टेट प्रोहिबिट्स नॉन JNK रेजिडेंट। इससे पहले जब 35A लागू होता था तो उसमें JNK के जो नॉन JNK रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी ताकि वो यहाँ पर स्टेट में आके डोमिनेशन ना एस्टैब्लिश करे, वो ज़्यादा ओवर पावर ना करे। सिमिलरली 35A के अंडर प्रोटेक्शन जो मिलती है वो दोबारा उसकी डिमांड कर रहे हैं कि इससे पहले जो से हम प्रोटेक्टेड थे कि बाहर से आके कोई ज़मीनें नहीं खरीद सकता, बाहर से आके कोई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता, वैसे ही प्रोटेक्शन हम दोबारा चाहते हैं। दैट इज परमानेंट रेजिडेंट्स इन दी फॉर्मर। लेट्स दी JNK लेजिस्लेचर डिसाइड, वो JNK का लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे इन दी फॉर्मर स्टेट। वो प्रोहिबिट करते हैं नॉन JNK रेजिडेंट फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी एंड शोज जॉब रिजर्वेशन फॉर इट्स रेजिडेंट्स। वो इंश्योर कर रहे थे कि जो जॉब सिक्योरिटी है वो रेजिडेंट्स के लिए ही रहे। देन साथ में यहाँ पर बोला गया है 2020 में यहाँ पर LAB जो कि ले एपेक्स बॉडी है एंड बैक्ड बाय द पावरफुल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। वो चाहते हैं कि 6th शेड्यूल में क्या है, देखो यहाँ पर इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, ऑटोनॉमी दी जाए उनकी जमीन पर, स्टेटहुड दिया जाए, लोकसभा सीट्स के एक ले और एक कारगिल की एक जो सीट्स है वो फिक्स्ड होनी चाहिए पार्लियामेंट में एंड फिलिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज, और जो वैकेंसीज हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, फिल किया जाना चाहिए। इसके बाद यही बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही चैप्टर अभी तक क्लोज हुआ है जो कि है एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन के कंसिडरेशन में जो हमारी स्टेटहुड है, लेजिस्लेचर की जो हम लोकसभा में जो हम अपना पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं, फिक्स्ड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 2 सीट्स दिए जानी चाहिए ले को और एक कारगिल को, वो यहाँ पर अभी भी अनएड्रेस्ड है। अब देखना है आगे आके उनमें कोई और नई पॉलिसी में चेंज देखने को मिलता है या सिर्फ अभी के लिए यही रेगुलेशंस रहेंगी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द GS3 इकोनॉमी पर्सपेक्टिव. You must have read about insolvency and bankruptcy code. If not, you will be reading this in the you will be studying about it in the इकोनॉमी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लाया गया था सो दैट जो रिजोल्यूशन है या इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट बनाया जाए। मेजर यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पर कोई भी इंसान लोन ले लेता है अपनी कंपनी अपनी बिजनेस रन करने के लिए एंड बाद में उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, 90 डेज बीत चुके हैं, वो नॉन NPA बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, बिकॉज यू नो दैट 90 डेज तक अगर आप लोन की कोई अमाउंट या इंटरेस्ट की कोई अमाउंट रीपे नहीं कर रहे हैं तो आपको 90 डेज दैट इज 3 मंथ्स के बाद आपको किस में डाल दिया जाएगा, इन दी NPA सेक्शन डाल दिया जाएगा कि ये जो एसेट है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता जा रहा है। फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसेस है वो फास्टन अप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोन को वैसे बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर ना कर दे, लिक्विडेट ना करना पड़े उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है, रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करते हैं ये कोड।
कोड है, एक तरीके से लॉ है, 2016 में लाया गया था एंड इसके तहत यहाँ पर अब जो प्रोसेस है उसको बहुत स्मूदन किया जाता है। अगर यहाँ पर लोन अगर आपने ले लिया है तो 330 दिन का समय दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, टाइमली रिजोल्यूशन होगा। आपको एक फिक्स टाइम दे दिया है 330 डेज एंड उसके बाद अगर 330 डेज तक भी लोन में कोई रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है तो आपके पास, बैंक्स के पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन है कि आप उसको क्या कर दीजिए, लिक्विड, आप इसको क्या कर दीजिए, 330 डेज का टाइम है तो फिर उसके बाद अगर आप रिवाइव नहीं कर पाए, दो ऑप्शंस हैं बैंक्स के पास कि आप उसको या तो लिक्विडेट कर दीजिए, मतलब उसको जो भी उसके पास एसेट्स हैं उनको बेच दीजिए। दूसरा है यू का यू जो बिजनेस है, बिजनेस विद इट्स नेम विल बी सेल ऑफ, विल बी सोल्ड ऑफ टू दी सम अदर बिजनेस। क्योंकि अगर ये सिर्फ तभी के उसी केस में हो सकता है कि अगर जो बिजनेस है इन जनरल वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, उसके लिए उसके पास बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स हैं, तो बैंक कोशिश करता है कि जो लॉयल कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की जो सेफ्टी है वो बनी रहे एंड जो बिजनेस डील हुई है वो किसी दूसरे बिजनेस को दे दी जाए, राइट। जो ये बिजनेस है इसको यूं का यूं किसी और को दे दिया जाए। यहाँ पर बैंक इनके जो एसेट्स हैं, कोई भी है, मान लो आपने कोई यू कैन से आपने कोई स्टोर लगाया है, उस पर आपने कोई भी कपड़े रखे हैं, आपने कोई भी उसके ऊपर आपने उसके लिए कोई बाइक खरीदी है, उस बिजनेस से रिलेटेड उस बिजनेस के ऊपर आपने कुछ भी खरीदा है, अब उसको क्या कर दिया जाएगा, सेल ऑफ कर दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर द आईबीसी। लेकिन अब यहाँ पर क्या नई चीज हमें देखने को मिल रही है कि पहले क्या होता था कि अब जो प्रोसेस है वो डिले होता रहता था, कोई भी यहाँ पर इंसॉल्वेंट होके बाहर भाग जाता था, बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, अभी भी वो केसेस हैं, बट यस जैसे कि नॉन एनपीएज है 30 डेज 90 डेज ऐसे टाइम्स बांटे हुए हैं, उसकी वजह से क्या है जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। आईबीसी क्या करता है, जो क्रेडिटर्स है, जो लोन दे रहे हैं उनको ज़्यादा पावर देता है देन दी डेटर्स। इसके वजह से क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या रहेगी, वो आपकी जो सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी, उसकी वजह से जो है जो बैंकरप्सी है या इंसॉल्वेंसी है वो इंक्रीज नहीं होती है। कोशिश करी जाती है कि यूं का यूं बिजनेस किसी को दे दिया जाए एंड बैंक्स अपना पैसा क्या है रिकवर कर ले। दिस इज द मेजर कंसेप्ट हियर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। अब ये सारा आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक केस हुआ है दैट इज भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। इसके केस में क्या बताया गया कि अब जो ये एक एनपीए बनने के बाद 330 दिन के बाद भी यहाँ पर लोन रिकवरी नहीं देखने को मिल रही थी, तो बजाय कि इसको लिक्विडेट किया जाए, बजाय कि इसके एसेट्स को बेच दिया जाए मार्केट में, इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो ये लिमिटेड कंपनी है दैट इज भारत भूषण एंड स्टील लिमिटेड, तो इन्होंने क्या किया, इसको पूरे बिजनेस को किसी दूसरे पार्टी, मान लो एबीसी पार्टी है, उसको बेच दिया एंड वो डील भी डन हो गई। आईबीसी के तहत अगर वो डील डन हो चुकी है तो अब ये इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट पार्टी है उसने सोच लिया है, उस ऑब्वियसली नॉट सोच लिया है, ये अब हो गया है, लीगली प्रूव हो गया है कि हाँ अब ये डील डन हो चुकी है। नाउ द न्यू जो स्टेक होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, कोई इन्वेस्टर सोचेगा कि हाँ डील तो हो चुकी है तो इसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल बी बेटर कि हम, हाँ क्योंकि अब जो दूसरी एबीसी कंपनी है उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसके नाम से इस बिजनेस में जो फेल हुआ है, जो लिक्विडेट होने के कगार पे था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट अब शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि ये डील नहीं हो सकती थी। हाउ कुड हैव यू सोल्ड ऑफ सच अ बिजनेस लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या अब जो आ रहा है, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट के केस में या जो शेयर होल्डर्स हैं उनके केस में एक ये डर बिठाया जा रहा है कि डेटरेंस बिठाई जा रही है कि इवन इफ आईबीसी के तहत कोई डील हो जाए तब भी उसको क्या है, हमें फाइनल नहीं मानना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें डेटरेंस ला रहे हैं, इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज भी हो सकती है, राइट। एंड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आरबीआई के तहत भी बात कर लेते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट्स आई हैं एज पर द आरबीआई इंडिया रिपोर्ट, तो ये बोला जाता है कि अब तक जो रिकवरी हुई है, यू कैन से हियर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में 48% जो रिकवरी है, मान लो 100 लोन्स गए हैं उसमें से 48% की जो रिकवरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आईबीसी के तहत हुई है। बाकी दूसरी जो रिकवरी है दूसरे प्रोसेस से हुई है, लेकिन इट मेजरली फॉर्म्स अ मेजर चंक, इट फॉर्म्स अ मेजर चंक इन द केस ऑफ रिकवरी आईबीसी कोड जो है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। व्हाट आर दी मेजर चैलेंजेस हियर। मेजर चैलेंजेस सिर्फ यहाँ पर यही देखने को मिल रहे हैं कि जो अप्रूवल रिजोल्यूशन एप्लीकेशन
एप्लीकेंट्स हैं वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं, कमिटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स हैज ग्रांटेड अप्रूवल, यहाँ पर क्रेडिटर्स से जो अप्रूवल है वो मिल जाती है, लेकिन जो NCLT है ट्रिब्यूनल इनके लिए बनाया गया है वहाँ से डिले होता है, लिटिगेशन एक्सटेंड होती है, फेल्ड इंप्लीमेंटेशन है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लिक्विडेशन फॉर अ वायबल एसेट दैट रिक्वायर्स टाइमली एग्जीक्यूशन, क्योंकि जो लिटिगेशन है वो एक्सटेंड होती रहती है, उसके वजह से जो है लिक्विडेशन की प्रोसेस के थ्रू चला जाता रहता है। तो यहाँ पर IBC हैज परफॉर्म्ड ट्रेमेंडसली वेल एंड दैट इज व्हाई कोर्ट्स आल्सो, जुडिशरी आल्सो नीड्स टू ट्रस्ट IBC, एंड जो यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है उसको यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करने की बात करी गई है। व्हाइल द IBC इज लीगली ब्रॉड इनफ टू अकोमोडेट वेरियस रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी, बहुत लीगली इतना कैपेबल है कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यहाँ पर वो अप्लाई कर सके कि कैसे ना कैसे हम यहाँ से अपनी रिकवरी ले सके हैं। की कमर्शियल एलिमेंट्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इवैल्यूएशन, एम्प्लॉयज़ के ड्यूज का कैसे ट्रीट करना है, टेक कॉन्टिन्यूटी क्या है, इनके लिए एक क्लियर यहाँ पर फ्रेमवर्क लाने की अभी भी ज़रूरत है। ऑल्दो दे आर डूइंग वेल इनफ, IBC इज डूइंग वेरी नाइस परफॉर्मेंस, इट इज़ गिविंग वेरी नाइस परफॉर्मेंस, बट यहाँ पर अभी जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ड्यूज़ का क्या करना है, कोई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये सारे प्रोसेस के लिए एक क्लीन फ्रेमवर्क की भी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।